नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। चाहे बॉर्डर पर घुसपैठ हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन, सभी के तार कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान से जुड़ते हैं। हालात अब कुछ इस कदर नाजुक हो गए हैं कि बातचीत की गुंजाइश कम ही नजर आती है, क्योंकि लगातार जो घटनाक्रम हुआ है उसमें पाकिस्तान पर सवाल और शक की सुइयां घुसती हैं। तो सवाल आ जाता है कि अब ये रिश्ते किस ओर जाएंगे, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित साहब न्यूज़ नेशन पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान अब आगे क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है, और इन हालात में बातचीत होगी तो कैसे होगी। बासित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके सब देखने वालों को मेरा सलाम और शुभकामनाएं। बासित साहब, ये बताइए कि हाल ही में अभी SCO समिट में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का पीड़ित देश है, लेकिन वही नवाज शरीफ साहब हमारे देश के आतंकवादी को, बुरहान वानी को हीरो बताते हैं, हमारी टेरर लिस्ट को इग्नोर कर देते हैं। आतंक पर ये दोगली नीति कब तक? देखिए, ये आज का मसला नहीं है पीनाज, ये काफ़ी अरसे से जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मसला काफ़ी दिहाइयों से चल रहा है कि टेररिस्ट है कौन। किसी ज़माने में आपको याद होगा नेल्सन मंडेला को भी लोग टेररिस्ट कहा करते थे, तो वो आज कई साल तक हमारे हीरो थे और अभी भी हीरो हैं। तो आप बताइए, टेररिस्ट कौन होता है? यही डेफिनेशन है। नहीं, आप बताइए आपकी डेफिनेशन क्या है? कम से कम देखिए, वो लोग टेररिस्ट नहीं होते जो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हैं, जो उनका किसी मुल्क में कत्लो गारत मचाने वाला टेररिस्ट है या नहीं? टेररिस्ट है। अगर कोई सिविलियंस मरते हैं उनके एक्शन से, बेवजह मासूम लोगों की जान जाती है, वो तो दहशतगर्दी है। टेररिस्ट क्यों नहीं है पाकिस्तान में? मैं वही कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि किस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रही हैं। आज से मुझे याद है कि 30 साल पहले जो अगवान जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे वो मुजाहिदीन कहलाते थे। आज वही तालिबान आप उनको टेररिस्ट कहती हैं। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप जम्मू और कश्मीर की बात कर रही हैं तो आप जब मुझसे बेहतर जानती हैं कि जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तान ने, भारत ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक वादा किया था 1947-48 में कि आपको हम ये हक़ देंगे कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके लिए तो बहुत सारी शर्तें भी थी ना। पहले डीमिलिटराइजेशन होगा, उसके अलहदा भी पुराने स्टैंड पर, क्या पाकिस्तान जो अपना पुराना स्टैंड है, जो POK है, आज़ाद कश्मीर जिसे आप कहते हैं, क्या उससे पीछे हटेगा? क्या मिलिट्री हटेगी? उसके लिए तो एक पूरी की पूरी विधि है ना, क्या वो हो सकती है? इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जब हम ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को आप उसका निफाज कीजिए, तो उसका मतलब यही है कि तमाम लोग। तो आप पहल कर दीजिए, POK से पीछे हटिए, मिलिट्री हटाइए। आप पहले ये मान लीजिए कि जम्मू और कश्मीर एक मसला है और इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आप हल करने के लिए तैयार हैं, तो आप यकीन जानिए सारा प्रोसेस शुरू नहीं, पर सबसे पहले तो POK से हटना होगा ना। वो तो करारदाद जो भी है फिर उसके मुताबिक, लेकिन पहली शर्त तो ये है ना कि आप ये मानिए तो सही। नहीं, मानने की बात तो तब आएगी ना जब पहले यथास्थिति बने ना। 1947 की 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति बने, तो फिर आगे की बात हो। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूं, यथास्थिति है ही नहीं। जब भारत ये कहेगा कि जम्मू और कश्मीर उसका इंटेग्रल पार्ट है, टू टंग है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, तो फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। वाली बात आ जाती है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं कि वाकई में 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर पहुंचना पाकिस्तान के लिए, POK को छोड़कर पीछे हटना, मिलिट्री के पीछे जाना, क्या वाकई में मुमकिन है? मैं आपसे बिल्कुल बेबाकी से जवाब चाहती हूँ, क्योंकि हम इस मसले पर अपना पैसा, अपनी आवाम, मासूम लोगों का खून बहुत बहा रहे हैं। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत सा नुकसान हो गया है, बहुत सी जानें चली गई हैं और अभी तक नुकसान हो रहा है। इससे तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। नहीं, आप उनके हक की तो बात कर रहे हैं, हक की आवाज़ तो पाकिस्तान के भीतर भी उठ रही हैं। वो तो
आप गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाना चाहते हैं जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है? बल्तिस्तान का भी ऐसी कोई ऑफिशियल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप अपना 5वां प्रोविंस नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी मैंने कोई और सरकारी प्रपोजल हमारे सामने कोई ऐसी नहीं आई। ये एक डिस्कशन हो रही है और डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि फैसला हो गया। नहीं, डिस्कशन तो तभी होता है ना, मतलब आग तो तभी, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में जो ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है, ये ठीक है, एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो हो सकता है। तो चलिए आप हमारी चीज़ों को प्रोपेगेंडा कह दीजिए, हम आपकी चीज़ों को प्रोपेगेंडा कह दें, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो इसीलिए ज़रूरत इस अमर की है कि बुनियादी जो मसला है उसकी तह तक पहुंचा जाए। अगर हम सुपरफिशियली एक दूसरे के लिए पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर तो कोई मसला हल नहीं होगा। हिंदुस्तान बार बार कहता रहा कि हाफिज सईद आतंकवादी है, आपने मानने से इनकार किया। अब हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट में खुद सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि हाँ, हाफिज सईद के आतंकी संगठनों के साथ ताल्लुकात हैं और इसीलिए वो नज़रबंद है। जब भी कोई नया एविडेंस, नई इंफॉर्मेशन आपके सामने किसी भी फ़र्द के बारे में आती है तो फिर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हाफिज सईद को हमने पहली दफ़ा नज़रबंद नहीं किया, इससे पहले भी मुंबई का जो वाक़या हुआ था, अफसोसनाक वाक़या हुआ था, उसके बाद भी हमने उनको नज़रबंद किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, लेकिन हमारे यहाँ भी जिस तरह हिंदुस्तान में आतंकवादी है, जिस तरह भारत में एक प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर चलता है, कानून है, इस तरह पाकिस्तान में भी एक कानून है, उसका एक लीगल प्रोसेस है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हाफिज सईद को आतंकवादी मानते हैं? इसका देखिए, इसका फैसला मैंने नहीं करना है, इसका फैसला भारत अदालत ने करना है। आपके जो तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, जो आपके तमाम थिंक टैंक हैं, ठीक है, वो सब कहते हैं कि भाई मसूद अजहर जो हैं वो आतंकी हैं। वो ज़कीउर रहमान लखवी की बात करते हैं, हाफिज सईद की बात करते हैं। लखवी पे देखिए केस चल रहा है, मुंबई अटैक जो ट्रायल है वो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से चल रहा है और उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है। अब ये कहना कि कार्रवाई नहीं हो रही, ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादती है। अगर आपके खुद के आवाम के बीच में से आवाज़ उठती है, जैसे कि मैंने आतंकियों के नाम भी गिनाए, क्यों नहीं इन पर कार्रवाई होती है? कार्रवाई तो हो रही है, पर कार्रवाई से संतुष्ट आपका खुद का आवाम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, चाहे रशिया ने अक्टूबर 2016 में बोला आतंक पे लगाम लगाने के लिए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा कि दुनिया के 70% आतंक के तार कोई ना कोई सिरा जो है वो पाकिस्तान से जुड़ता है। अमेरिका की तरफ से लगातार इसको लेकर मुद्दा उठता रहा है। उनकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कार्रवाई नाकाफी है। जमात उद दावा और तमाम जो संगठन हैं उन पर कार्रवाई से कोई भी खुश नहीं है। नहीं, देखिए, ये पाकिस्तान ने 1979 से ऑनवर्ड, जब सोवियत ऑक्यूपेशन हुआ अफ़गानिस्तान का, उसके बाद से लेकर आज तक आप मुझे बताइए, क्या वो पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से कहा था कि आप आइए और अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लीजिए? फिर तमाम दुनिया, US, नेटो, दे ऑल कन्वर्ज्ड ऑन पाकिस्तान कि जी हमने सोवियत यूनियन को डिफीट देनी है। अब आप जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 90 में, तो ये तमाम लोग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को छोड़ के भाग गए कि ताकि जितने भी मसाइल जमा हुए थे पिछले 10-15 साल उससे हम डील करें। उसमें क्लाशनिकोव भी था, ड्रग मसाइल भी थे, रेफ्यूजीज़ भी थे, और आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 2 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ हमारे पास रहते हैं, और उस ज़माने में तो 5-6 मिलियन हुआ करते थे। तो पाकिस्तान एक बड़ी गंभीर सिचुएशन से निकला। फिर 9/11 को आप लीजिए, क्या एक पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व था उसमें? एक भी नहीं था। उसके बाद फिर अफगानिस्तान पे हमला होता, निकला पाकिस्तान से निकला, तो किसका फेलियर? और अभी हमारा कलेक्टिव फेलियर है, सबका फेलियर है अगर ये हुआ है तो। आप एक मुल्क के तौर पर खुद को देखिए कि एक बार रशिया कुछ कह देता है, अमेरिका कुछ कह देता है, फ्रांस कुछ कह देता है, भारत लगातार आवाज़ उठा रहा है। हर जगह से अगर आपके मुल्क पर सवालिया निशान आतंक के मुद्दे को लेकर लगातार उठ रहा है, हर आपकी तरफ उठने वाली उंगली गलत नहीं हो सकती ना? नहीं, बहुत से ममालिक, यही ममालिक पाकिस्तान की तारीफ भी बहुत करते हैं कि हमने दहशतगर्दी में बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। हमने कितने अलकायदा के ऑपरेटिव, 700 के करीब ऑपरेटिव्स हमने हवाले किए हैं USA के। तो आप ये किस तरह कह सकती हैं कि ये लोग हमारा जो रोल है दहशतगर्दी में, हमारा रोल तो दुनिया आपके रोल की बात तो आप ये कह लीजिए, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने पिटिशन फाइल की है इन्वेस्टिगेशन के लिए नवाज शरीफ जी पर। फंड्स उसामा बिन लादेन से और फंड्स लेने के लिए उन्होंने एक PIL फाइल की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये सारी खैर इंटरनल पॉलिटिक्स से मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़ उसको अप्रिशिएट करती है,
اور یہ تبھی آپ کے فنڈ میں کمی ہو رہی ہے, امریکہ اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارا جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے وہ انٹیکٹ ہے, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, بٹ دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ یو ایس میں ایک کانفرنس کے اندر ڈپلومیٹ جب ہیں پاکستان کے ڈپلومیٹ, وہ کچھ بولنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور جیسے ہی انہوں نے بولا کہ پاکستان کی دھرتی پر آتنکواد پھلتا پھولتا نہیں ہے, وہاں موجود سبھی لوگ ہنسنے لگے. دس از دا کائنڈ آف پاکستان یو لوکنگ فار؟ نہیں دیکھیے, اب یہ مجھے اس خاص جو ایونٹ ہے اس کے متعلق معلوم نہیں ہے, لیکن پاکستان کی جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے, آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے تقریباً ہم خود جھیلتے ہیں تو ہم بالکل نہیں, آپ کا جو جھیلنا ہے نا, ہمارے ہاں تو ہر روز اس قسم کے واقعات تو پھر آپ بند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں, آپ یہ بتائیے نا, آپ کے اسٹیٹ میں خود آواز اٹھ رہی ہے صلاح الدین لکھوی, حافظ مسعود پر کارروائی کو لے کر لگاتار. اس کے جڑیں صرف پاکستان کے اندر نہیں ہیں, اس کا بیرونی اور اندرونی بہت ڈائمنشنز ہیں, بہت سے پلیئرز ہیں, باہر کی دنیا بھی ہے جو کہ اس خطے کو پرامن نہیں دیکھ سکتی, اور بڑے مسائل ہیں. سو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو نام میں لیتی ہوں آپ کے سامنے, مسعود اظہر, جسے خود پرویز مشرف کہتے ہیں کہ وہ آتنکوادی ہے, وہ پاکستان میں بھی آتنکی حملوں میں شامل ہے. ذکی الرحمان لکھوی, سید صلاح الدین, یہ سب سید صلاح الدین کو تو آپ ان سے الگ رکھیے نا. سید صلاح الدین تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک جیش محمد کا تعلق ہے, جس کو مولانا مسعود اظہر حافظ سعید تو وہ تو انڈر ہاؤس اریسٹ ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. کیا یہ کارروائی کافی ہے جس کی کارروائی سے آپ کے لوگ سنتوشٹ نہیں ہیں؟ بات ہے نا, اگر میں کسی بھارتی باشندے کے متعلق آپ سے یہ کہہ دوں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا, ہم نہیں کہہ رہے کارروائی ناکافی ہے. آپ ہی کے خود کے اسٹیٹ میں, آپ ہی کی جو ابھی موجودہ سرکار ہے اسی کے سانسد رانا جو ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کارروائی کافی نہیں ہے. وہاں کی نیتا وپکش نے کہا کہ کارروائی کافی نہیں ہے اور یہ ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہے. تو ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک بات اگر کہی ہے انہوں نے کہی ہے, تو اس کا پھر مناسب طریقہ یہی ہے کہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور عدالت کے سامنے پیش کیا جائے, اور اگر وہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں تو ان کو لٹکا دیا جائے. اس سے تو کسی کو بحث نہیں ہو سکتی. جب ہم انترراشٹریہ کورٹ میں جادو کے مدعے پہ گئے, ہم نے کئی بار آپ سے کہا کہ کاؤنسلر ایکسس دے دیجئے, جادو کے مدعے کو لے کر لگاتار ریکویسٹ کرتے رہے, لیکن جب انترراشٹریہ کورٹ میں گئے تو ہمارے ترک مان لیے گئے. آپ کے سامنے ہمارے ترک ناکافی ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں مانا گیا. اس میں بھی دیکھیے بہت سی غلط فہمی ہے. بنیادی طور پہ جب بھی اس قسم کے کیسز ICJ میں جاتے ہیں تو اسی قسم کا ٹیمپرری یا پروویژنل آرڈر آتا ہے. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کونسلر ایکسیس دے, انہوں نے کہا دینی چاہیے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ان کی جورسڈکشن بھی ہے. اب یہ دو ایشوز جو ہیں, جورسڈکشن کا اور کونسلر ایکسیس کا, ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے, فائنل رولنگ اس پہ آنی ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں جلد از جلد فائنل رولنگ آئے. جہاں تک کونسلر ایکسیس کا تعلق ہے بیناز, آپ جانتی ہیں اور تمام بھارت جانتا ہے اور بھارت کی سرکار جانتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2008 کا ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے کونسلر ایکسیس کا, اور اس میں جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں آٹومیٹک نہیں ہے کونسلر ایکسیس. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن یہ بہت پوری بات ہی ہو جاتی ہے نا, آپ انہیں اسپائی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم صرف اسپائی نہیں کہتے. اگر صرف اسپائی کا مسئلہ ہوتا تو شاید وہ ڈیفرنٹ ہوتا. یہ اسپائی نہیں ہے, یہ ایسپیوناج اور سیپوٹاج اور ٹیررزم کا ایشو ہے. آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کڈنیپ کیا گیا. خود ISI کے ہی پورو ایک ادھیکاری رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی کہا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروپیگنڈا کس قدر ہو جاتا ہے کہ اس میں تمام جو حقائق ہیں وہ بھی چھپ جاتے ہیں. چلیے, اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کہا جاتا ہے کہ جادو کو کاؤنسلر ایکسس بھی دینی چاہیے, جو انتم فیصلہ آتا ہے, تو آپ اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ICJ اس قسم کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم بحیثیت ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہم نے ہمیشہ میں آپ سے صرف یہ بات پوچھ رہی ہوں. چلیے, ہم کہہ دیں گے کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کہہ دیں گے کہ ہم غلط بات کہہ رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ آخر فیصلہ جو بھی ہوگا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا, پاکستان اسے مانے گا یا نہیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کونسلر ایکسیس کی بات کر رہی ہیں؟ کونسلر ایکسیس یا جو بھی انتم فیصلہ جو آتا ہے جادو کے مدعے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے, جہاں تک سیکیورٹی ایشوز ہیں بیناز, آپ مجھ سے ایگری کریں گے, اتفاق کریں گی کہ دنیا میں کوئی ملک, کوئی ریاست سیکیورٹی کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کرتی. چلیے, ایک چیز اور, بھارت دوستی کا ہاتھ کئی بار بڑھا چکا ہے,
चाहे वो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान जाना हो, या फिर जब न्योता दिया था जब यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण समारोह था, या उसके बाद उफा में जो बातचीत रही थी, कई बार कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान से कई बार इस तरह के बयान आते हैं जो बहुत ही अग्रेसिव और भड़काऊ होते हैं। लगता नहीं कि पाकिस्तान शांति चाहता है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है। मसलन आपको ऐसा बयान मैं आपको बयान बताती हूँ। सितंबर 2016 में आपके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सरताज अजीज कहते हैं कि मोदी के रहते संबंध ठीक नहीं हो सकते। अब आपने पहले तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब तक हैं संबंध ठीक ही नहीं होंगे। अब ये दोनों कोई छोटे लोग नहीं हैं। राहिल शरीफ साहब भी जाते जाते अपनी फेयरवेल स्पीच में बोल गए कि अगर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो हिंदुस्तान पानी तक नहीं मांग सकेगा। तो ये जो बयान हैं ये भड़काऊ और उकसाऊ नहीं लगते आपको? ऐसे बयानात की कमी तो यहाँ भारत में भी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, और बहैसियत मैच्योर नेशंस के मेरे ख्याल हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, इन बयानात से आगे बढ़ना चाहिए। सरताज अजीज का ये कहना कि जब तक मोदी हैं तब तक रिश्ते नहीं। दूसरी बात मैं नहीं, इसी बयान पर मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि सरताज अजीज कहते हैं कि जब तक मोदी हैं तब तक रिश्ते नहीं सुधरेंगे। नहीं, अगर ऐसी बात होती, देखिए अगर ऐसी बात होती तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट मोदी साहब की दावत कबूल ना करते और यहाँ पे उनकी इनॉग्रेशन अटेंड नहीं। बात उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हमारी तो हमेशा से ही ख्वाहिश रही है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में नेशनल कंसेंसस है इस बारे में कि हमें भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। वो तो हम भी चाहते हैं, बातचीत के ज़रिए आगे करने हैं। शर्म एल शेख 2009 में दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि टॉक्स और टेररिज्म को हमने सेपरेटली रखना है, सेपरेट करके देखना है। टेररिज्म नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वी प्ले होस्टेज। नहीं, आप तो फिर कोई भी कंडीशन, आप तो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। आप अलगाववादियों को भी बुलाएंगे, टेरर को आप चाहते हैं सेपरेट रखें, तो फिर कैसे? देखिए, हमारा मानना ये है कि टॉक्स एंड प्री कंडीशंस डू नॉट गो टुगेदर, एंड वी से कि टेरर एंड टॉक्स, वी से टॉक्स एंड प्री कंडीशंस डू नॉट गो टुगेदर। चलिए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये राजनीतिक गुफ्तगू है, दो सरकारों की गुफ्तगू है, उसको हम अलग रखते हैं। एक आरोप जो पाकिस्तान की आर्मी पर लगता रहा है कि बैट कमांडोज ने भारतीय जवानों के शव को शतविक्षत किया, उसके बाद कुछ फर्जी वीडियो वहां से जारी हुए। जिनकी फर्जी वीडियो थे उनको लेकर इससे पहले हम कुछ कहते, पाकिस्तान की मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई यूट्यूब पे 1 तारीख को अपलोड हुआ था और फिर सेना के हवाले से वो 24 तारीख को 23 तारीख को मई को आता है। तो ये क्या, एक आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप क्या? नहीं, मैं मुझे नहीं, मतलब क्योंकि आप मुझे बताइए ना कि ये क्या एक जिम्मेदार आर्मी का तरीका देखिए, है? मुझे इसीलिए थोड़ा सा अफसोस भी है, अफसोस का मुकाम है, हंसने की तो बात नहीं है। कि पहली तो ये देखिए, पाकिस्तान आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, और दुनिया की चंद बड़ी आर्मियों में से है, उसको उनका शुमार होता है। मैं कहती हूँ कि हर देश के आर्मी, किसी भी देश के हो, उसकी एक अलग इज्जत होती है, उसका एक अलग। आपकी आर्मी के भी अपने नॉर्म्स हैं, हमारी आर्मी के भी नॉर्म्स हैं, और इस किस्म की हरकत प्रोफेशनल आर्मीज करती नहीं हैं। तो हमने तो यही कहा कि ऐसी कोई बिहेडिंग हुई ही नहीं। चलिए, और जो वीडियो रिलीज हुआ उसको, कौन सी वीडियो? जो 13 आप लोगों ने की? नहीं, हम लोगों ने 9 मई का किया। नहीं, एक हम लोगों ने किया, उसके जवाब में आपने 2 वीडियो जारी की, ठीक है? उसके जवाब में 2 वीडियो जारी हुए। जो एक वीडियो जारी हुआ उसमें कट्स थे। मैं आपको, भारत का मीडिया चलिए अपने प्रोपेगेंडा के साथ काम कर सकता है, आप उसको ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपका खुद का मीडिया तो आपके हक में ही रहेगा ना। वहां पर भी हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद। तो हम भी सवाल उठाते हैं जब हमारे देश पे सवाल उठाने होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। आपके यहाँ मीडिया कितना आज़ाद है, अब उस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी खिंच सकती है। नहीं, हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद है। वो मालूम है, मतलब कितना आज़ाद है कि लाइव शो में एंकर को रोक दिया जाता है कि आप रुक जाइए, ये मत बोलिए। हाँ, यूट्यूब आप सर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप ही के जान पहचान के लोग मिल जाएंगे। तो हिंदुस्तान अपनी तरफ जो सिविलियन जो मारे जा रहे हैं, जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, जो सीज फायर में सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, तो वो आप कहाँ से हो रहा है? हम तो सिविलियंस को टारगेट कर ही नहीं सकते, हमारी तो पॉलिसी के खिलाफ है। हम तो ये समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोग हैं, हम इनको टारगेट कर ही नहीं सकते, हमारे तो इंटरेस्ट नहीं है। फिर आर्मी के बैट कमांडो जो बीहेड करके ले जाते हैं, बीहेड हो सकता है, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है चल रही है, उसमें मिलिटेंट्स भी हैं, मैं उससे तो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि ये सारा इंडिजिनस मामला चल रहा है।